गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ेंगे। तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के विषय में लिखो। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे को व्यवहार के द्वारा सिखाया जाता है। और व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसके सबसे बड़े प्रतिपादक थे वो थे वॉटसन। वॉटसन ने क्या बताया था, बच्चे को व्यवहार के द्वारा सबसे ज्यादा सिखाया जाता है। वो केवल बच्चे को ही नहीं बल्कि कोई किसी भी जानवर को सिखा सकते हैं, किसी भी पक्षी को सिखा सकते हैं। मतलब व्यवहार के द्वारा हम किसी को इजीली सिखा सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि घर में जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, तो उनको डेली व्यवहार में किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है और बार बार रिपीट करने के द्वारा वो इन चीजों को सीख जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है जो तोता है वो आदमी की तरह बोलता है। वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग उसको बार बार प्रैक्टिस करवाई गई है, इसीलिए वो बोल रहा है। तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, हम व्यवहारवाद के सिद्धांत के द्वारा सबसे जल्दी सिखा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे साइंस है तो साइंस में हम थ्योरी से बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ है उसके माइंड में कम सेट बैठती है। इसकी बजाय हम उसको क्या सिखाते हैं, उसको प्रैक्टिकली बताते हैं। तो प्रैक्टिकल बताई हुई चीज़ है वो उसके ज़्यादा माइंड में बैठती है, जल्दी बैठती है। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। तो देखिए, मनोविज्ञान में वॉटसन का योगदान प्रमुख है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यवहारवाद के जो सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो वॉटसन ही थे। और वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान बताया था। व्यवहार में अनेक कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग है, एज के अकॉर्डिंग है। तो व्यवहार में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्रियाशीलता तथा अंतःक्रिया के द्वारा व्यवहार का निर्धारण होता है। मैक्स मीयर और अल्बर्ट बी बीस, वॉल्टर एस हंटर, कॉल एस लेस्ली, ई सी टॉलमैन, सी एल हल और बी एफ स्किनर ने व्यवहारवाद के विकास में योगदान दिया है। ये सारे वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहार में योगदान दिया है। व्यवहार के विकास में पशुओं एवं बालकों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणाम का विशेष योगदान है। तो इन्होंने है वो किस पे प्रयोग किया, अपना जानवरों पर भी प्रयोग किया था। जैसे जो थॉमसन है उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, पावलोव है उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था, पशुओं पर अपने प्रयोग किए थे। अनुभव का स्थान है वो व्यवहार में ले लिया। मतलब धीरे धीरे व्यवहारिक में कोई चीज व्यवहार में आती है तो वो क्या बन जाती है, अनुभव बन जाती है। तथा वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया गया। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों की देन इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुसंधान के परिणामों का उपयोग। पशुओं तथा बालकों पर किए गए अनेक प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग किया गया। प्रयत्न एवं मूल को मान में अधिगम की प्रक्रिया में माना जाने लगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी चीज को अगर हम बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, वो चीज हमें याद रहेगी। लेकिन जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज हम जल्दी से क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो जैसे एक प्रयोग किया गया था, चूहों में भूल भुलैया का प्रयोग किया गया था। चूहे को भूल भुलैया में छोड़ दिया गया और उसके बाद उसको जो भूल भुलैया अगर वो पार करता है तो उसको खाना मिलता है। तो वो क्या करता है, वो भूल भुलैया को पार करता। अगर अब उसने क्या किया कि भूल भुलैया को पार करने के बाद खाना देना बंद कर दिया तो वो क्या हो गया, उस अधिगम जो उसने सीखा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो भूल गया। तो इसलिए क्या जरूरी है, उसमें बार बार प्रैक्टिस जरूरी है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान का विकास। व्यवहारवाद के सिद्धांतों के अनुसार बाल मनोविज्ञान का विकास हुआ। आदत निर्माण, चरित्र, सहज, मूल प्रकृति और गामक क्रियाओं के अध्ययन बालक के संदर्भ में किया जाने लगा। तो ये जो बालक का व्यवहार है, उसका चरित्र है, उसका सामाजिक निर्माण है, उसकी जो मानसिक क्षमता है, तो ये सारे है इनका विकास है वो बाल मनोविज्ञान में इनका अध्ययन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण है। अधिगम में अनेक प्रकार के सिद्धांत बने थे जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान के अनेक अधिगम सिद्धांतों का निर्माण किया। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो पावलोव ने, सॉरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि जो सहज अनुक्रियाएं हैं वो हमारी बॉडी की जो सहज अनुक्रियाएं हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग बिना प्रैक्टिस किए भी हो जाती है। जैसे कई बार हम क्या किसी गली से निकल रहे हैं तो हमें मिठाई की खुशबू आती है, मिठाई की खुशबू आते ही ऑटोमेटिक हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कौन सी क्रिया है, ये अनुकूलित अनुक्रिया है। मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, वो अपने आप होने वाली जो क्रियाएं हैं वो होती हैं अनुकूलित अनुक्रियाएं। उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया।
उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है, मतलब इसको जैसे प्रैक्टिस करते हैं, बार बार कोई क्रिया करते हैं और उसके बाद हमें उद्दीपन मिल जाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी कि उद्दीपन अनुक्रिया में क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली है, एक पिंजरा बना दिया गया और जिसके बाहर है वो मछली का टुकड़ा रख दिया और वो बिल्ली क्या है वो पिंजरे में है, तो पिंजरे में बटन लगा दिया गया। अब वो बिल्ली वो मछली का टुकड़ा लेने के लिए वो बार-बार उछल कूद करती है, तो वो पिंजरा क्या होता है वो नहीं खुलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो उछल कूद करते हुए उसका जो पंजा है वो उस बटन पे लग जाता है, बटन पे लगते पिंजरा खुलता है, वो उस मछली को खा लेती है। तो ये क्रिया है वो 4 से 5 6 बार दोहराई गई। अब उसको पता लग गया कि मेरा पैर है वो पर्टिकुलर कहाँ पे रखा जा रहा है, तो ये पिंजरा खुल रहा है। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्ली है वो अपने आप है वो उस बटन को प्रेस करने लगी और बाहर आके उस जो मछली का टुकड़ा है वो खाने लगी। तो ये क्या हुआ कि जब बार-बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है और वो क्रियाएं होती है। तो वो क्या था, वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत था। उसके बाद आता है पुनर्बलन अनुकूलता। पुनर्बलन क्या होता है कि जब हमें पुनर्बलन मिलता है तो वो क्रियाएं हम इंटरेस्ट लेके करते हैं। जैसे कई बार हम बच्चे को क्या देते हैं, एक बच्चे को टॉफी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, वो उस अनुक्रिया को करने में इंटरेस्टेड रहेगा, मतलब उसे एक पुनर्बलन मिल रहा है। और ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत था वो हल ने दिया था, ठीक है। तो पुनर्बलन में क्या हुआ, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एक चूहा है जिसको भूल भुलैया में डाल दिया गया है और जहां से वो निकलता है वहां पे कुछ खाना रख दिया गया है, तो वो चूहा है वो भूल भुलैया को क्या करेगा, पार करेगा और क्या करेगा, वो खाना खाएगा। तो ये क्या होगा, उसका खाना है उसको उद्दीपन कहा गया और वो जो अनुक्रिया कर रहा है तो वो क्या हुई, अनुक्रिया। तो उसको बाहर निकलने के बाद क्या मिल रहा है, उसको पुनर्बलन मिल रहा है, मतलब वो काम कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ अच्छा मिल रहा है। तो वो क्या होगी, वो क्रिया होगी पुनर्बलन। मतलब जिस काम को करने पे हमें कोई अच्छी चीज ज्ञात होगी तो वो चीज हम क्या करेंगे, अनुक्रिया उसके लिए करेंगे, तो वो क्या होती है, वो पुनर्बलन अनुकूलता होती है। तथा सक्रिय अनुकूलतम सिद्धांत, सक्रिय मतलब क्रिया करके सीखना। जैसे सिद्धांत जैसे अवधारणाओं का विकास है, नवीन उदाहरणों जैसे विकसित हुए, तो ये सारी क्या थे, अधिगम सिद्धांत थे। उसके बाद हम देखते हैं परीक्षणों की रचना, मतलब ये किए गए टेस्ट, डिजाइन ऑफ टेस्ट क्या होते हैं। तो जो बच्चा है, तो बच्चे का टेस्ट होता है वो हम साइकोलॉजी का टेस्ट भी लेते हैं, उसका फिजिकल का टेस्ट भी होता है और उसका जो मानसिक टेस्ट होता है वो भी होता है। तो ये सारे टेस्ट हैं वो किसके लिए डिजाइन किए गए। अब जैसे कोई बच्चा है उसकी अवधारणा कैसी है, तो वो जानने के लिए एक परीक्षण था, रोर्सा-शाही का धब्बा परीक्षण था, ठीक है। तो वो हरमन रोर्सा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस धब्बे का निर्माण किया। अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग है वो कागज के टुकड़े लिए और उन पर इंक के धब्बे बना दिए और उस पे बच्चों को पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए कि इस पे जो धब्बा लगा हुआ है उससे आपको किस चीज का चित्र दिख रहा है। दूसरे से पूछा, उसको अलग दिख रहा है, तो उनकी मानसिक प्रवृत्ति जैसे भी है उनको वही क्या दिखेंगे, फोटो दिखेंगे। तो इस प्रकार ये टेस्ट है वो बच्चों के लिए निर्माण किए गए। वो किस लिए, उसका जो सामाजिक विकास है, उसका जो मानसिक विकास है, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उसका जो चारित्रिक विकास है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए अलग अलग है वो टेस्ट का निर्माण किया गया। व्यवहार की अवधारणाओं पर अनेक विद्वानों ने बुद्धि, व्यक्तित्व, निष्पत्ति तथा विशेष योग्यताओं के मापन हेतु अनेक परीक्षणों का निर्माण किया जिनका उपयोग है वो अधिकांशतः किया जाता है। मतलब अभी भी इस जो परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं वो बच्चों के किए जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं तो वो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा माइंड होते हैं तो उन चीजों को जानने के लिए क्या किए जाते हैं, अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं। कई बार बच्चे मानसिक जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले उनका जो टेस्ट किए जाते हैं तो वो इसमें आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि विज्ञान पर कार्य। व्यवहारवादियों ने बाल विकास के संदर्भ में अनेक प्रयोग हैं वो ध्वनि विज्ञान पर किए तथा इसके आधार पर वाचन तथा अन्य भाषा संबंधी कौशलों को सीखने में प्रयोग किए गए। तो ये क्या है, ध्वनि विज्ञान पर कार्य। तो इसमें क्या किया गया, अब जैसे बोलने से रिलेटेड, अब कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते तो उनके लिए जो क्या लिप्स
जाती है, उसके द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, उस चीज को समझने लग जाते हैं। तो ये क्या था, अब जैसे ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चों को बताया जाता है, जैसे टच करके बताया जाता है, तो ये चीजें क्या होती है, ये ध्वनि विज्ञान पर कार्य करती हैं। भी जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उनके लिए इनका निर्माण किया गया। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन। शिक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन कैसे, जैसे कोई भी टीचिंग मेथड है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग हम अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ज्योग्राफी हो गया, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो बच्चे को पढ़ाने में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ग्लोब है, वो ग्लोब रख के हम उस पर बता सकते हैं, या कोई मानचित्र दीवार पे लगा के बता सकते हैं। तो हम अलग अलग टीचिंग मेथड से बच्चे को समझा सकते हैं। तो अपने टीचिंग मेथड में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। व्यवहारवाद ने अपने प्रयोगों के द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम विधियों और मापन के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की तथा बालकों में विकास के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। जैसे आजकल प्रोजेक्ट मेथड है, तो प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है, बच्चों को व्यवहार में लाने में कोई चीज जल्दी समझ में आती है, तो उनको क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट के द्वारा फोटो दिखाई जाती है, कोई मूवीज है, पिक्चर्स है, वो दिखाई जाती है, तो बच्चे उस चीज को क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टीचिंग मेथड है वो चेंज हो भी रहे हैं और आगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान के अध्ययन को व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ, सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और व्यवहारवाद के क्षेत्र में अधिगम के इन सिद्धांतों पर विचार करेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत जो सीखने की क्रिया पर प्रकाश डाल देना, उनमें है उद्दीपक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया और सक्रिय अनुबंधन, जो तीनों मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बताए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने व्यवहारवादी सिद्धांत के जो तीनों जो ये थे प्रमुख सिद्धांत थे वो हमने देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं तीनों सिद्धांतों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा 47 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।